एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडुपथ आचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइएगा। इसके बाद हमारे सेशन को हम यहां से प्रारंभ करने वाले हैं। वैसे पहले ही देरी हो चुकी है, तो सीधा बात करते हैं हमारे प्रश्नों की। तो प्रश्न क्या है, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे, एक बार ग्रुप में भेज देता हूं मैं। तो प्रश्न हमारी धारा कौन सी है पहली, यानी कल 24 तक धारा की बात कर चुके थे। अगली धारा हमारी कौन सी होगी, 25वीं धारा की बात करेंगे। ठीक है, कौन सी धारा की बात करेंगे, 25वीं धारा की हम लोग बात करने वाले हैं। तो धारा कौन सी है, जल्दी से देखो एक बार कि किस किस को वोट देने का अधिकार होगा। एक बार आपका ग्रुप ईओ आरओ, चलो जी ठीक है, आ जाओ। अब सीधे हम बात करते हैं आपकी धाराओं की, यानी कि यहां पर दिया गया है धारा नंबर 25 के अंतर्गत क्या दिया गया है कि मतदान का अधिकार। चलो जी, राज पंडित जी बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है आपका भी। प्रिया जी, राज जी, शाबाश, सभी का वेलकम है। और कौन कौन है भाई, सो गए क्या सारे वापस से जाके। अभी यहां से हम बात करते हैं किसके बारे में कि आपकी धारा नंबर 25 आप लोगों से क्या कहती है, क्योंकि 24 तक तो हम बातें कर ही चुके थे। तो धारा 25 आप लोगों से कहती है कि मतदान देने का अधिकार किसे होगा। अब ये तो कह दिया कि मतदान देने का अधिकार किसे होगा, इस बात का यहां पर लिख दिया, उल्लेख कर दिया, यानी कि जिसका मतदाता सूची में नाम अंकित होगा, वो जो योग्यता चाहते हैं वो योग्यताएं पूरी करता हो, वो मतदान दे सकता है। लेकिन यहां पर यह भी स्पष्ट लिखा कि उनको मतदान देने का अधिकार नहीं होगा जो धारा नंबर 14 के अंतर्गत थे। अब धारा 14 याद करो जल्दी से कि धारा 14 में क्या क्या चीजें बताई थी कि कौन को आपके मत देने का अधिकार नहीं होगा। सरल जी, मनीषा जी, वेलकम है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि क्या मैंने बताया कि मतदान देने का अधिकार किस किस को होगा। शाबाश, चलो जी। तो अगर यहां से बात करते हैं हम लोग कि मतदान देने का अधिकार किस किस को होगा, तो यहां से ध्यान रखना, सीधी सी बात, यानी कि यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि मतदान कोई भी नहीं दे सकता। जहां पर उसका मतदाता सूची में नाम अंकित होगा वहीं पर दे सकता है, चाहे विधायक हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं हम, विधायक के अलावा आपका एमएलए हो, चाहे आपका एमपी हो, सारे के सारे मत देने कहां पर देने जाएंगे, जहां पर उनका नाम अंकित होगा। ठीक है, तो ये वाली बात कहां पर है, मतदान देने का अधिकार धारा नंबर 25 में, यानी कि मतदाता सूची में, मतदाता सूची में जहां नाम अंकित होगा, जहां नाम अंकित होगा वहीं पर मत दिया जा सकता है, मत दिया जा सकता है। अब यहां पर मैंने एक बात और आपको बताई थी बोल के कि आपकी धारा नंबर कौन सी देखी थी आपने, धारा नंबर 14 जो देखी थी, उसके तहत मैंने आपको बहुत सारी बातें उसमें लिखी थी कि भैया उसने कोई अपराध किया हो, ऐसा काम किया हो, तो उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके मतदाता सूची में तो नाम है लेकिन वो मत दे पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो पागल है, मतदाता सूची में नाम है तो वो वोट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो इस बात को यहां पर लिखेंगे जो मैंने आपको धारा नंबर 14 में जो बातें बताई है, धारा नंबर 14 के अंतर्गत, धारा 14 में धारा 14 के अनुसार उसमें उल्लेखित विषय वाले व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होगा, मत देने का अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। अब यहां से टेंशन नहीं लेना, केवल इतना पूछेगा प्रश्न, अगर पूछेगा कि मत देने का जो अधिकार दिया जाता है वो कौन सी धारा के अनुसार दिया जाता है, केवल ये प्रश्न यहां से बन सकता है और किसी प्रकार से प्रश्न नहीं बनेगा। अगर वो प्रश्न घुमाकर भी पूछता है तो केवल इतना सा पूछ सकता है कि आपको धारा नंबर 14 की कुछ बातें देगा, क्या इनको मत देने का अधिकार है, निम्न में से किसको मत देने का अधिकार होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से जरूर प्रश्न बना सकता है। तो वो बनाएगा आपके धारा 14 को ध्यान में रखते हुए। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। पीएसएस साहब जी बिल्कुल प्रणाम जी, वेलकम है। हाँ, जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो वही मत दे सकता है। ये तो सीधी सी बात है, केवल हमें धारा ध्यान रखनी है कि धारा किस में ये वाली बात लिखी हुई है। अगली बात कि निर्वाचन में मत देने की रीति, निर्वाचन में मत देने की रीति मतलब क्या कहना चाह रहा है, निर्वाचन में मत देने की रीति क्या होगी, क्या रीति होगी, लगाओ गैस करो, उस पर कोई केस ना हो। हाँ, वही बातें जो धारा नंबर 14 के अंदर मैंने आपको लिखवा दी थी। अब रीति की बात करते हैं तो रीति के अंदर आपको क्या होगा कि निर्वाचन मत देने जाएगा व्यक्ति तो क्या कैसे जाएगा, यानी कि वो कहीं से भी मत दे सकता है,
बिल्कुल नहीं। मत देने का प्रकार कैसा होगा, यानी कि जैसे कि मुझे मत देना है तो क्या मैं फोन से मत दिला दूंगा, क्या मैं ऐसे ही दिला दूंगा, नहीं। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है धारा नंबर 26 में कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष जाकर क्या देना पड़ेगा, मत देना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, उसको व्यक्ति को निर्वाचन के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद प्रत्यक्ष जाकर वोट देना होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो उसे क्या करना पड़ेगा, निर्वाचन के समय वहां जाकर ही मत देना होगा प्रत्यक्ष रूप से। तो इस बात को यहां पर स्पष्ट लिख दिया है। निर्वाचन में मत देने के लिए, मत देने के लिए स्वयं को प्रत्यक्ष उपस्थित होकर ही मत देने का अधिकार होगा। तो चीज समझ में आ गई होगी। धारा नंबर आपकी 26 क्या कहती है, प्रकार रीति। अगली बात हम लोग करें, यानी कि यहां पर हमारी बात समझ में आएगी। धारा 25 में क्या है, यहां पर मत देने का अधिकार है, तो यहां पर किस प्रकार से दिया जाएगा, यानी कि व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर क्या करेगा, मत दे सकता है। तो इनमें तो दोनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, केवल आपको धाराएं ध्यान रखनी कि धारा 25 में क्या है और धारा 26 के अंतर्गत क्या है। और आप लोगों को पता है कि मत किसी और तो माध्यम होता ही नहीं है, वोट देता कैसे, या तो मशीन से देगा या पेपर लिस्ट से देगा, वही बातें आपकी यहां पर लिखी हुई है। तो ये बात आप लोग जानते हैं। अगली बात क्या है कि धारा नंबर 27 क्या कहती है, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी, यानी कि अचानक कोई जो पद है वो रिक्त हो गया, यानी कि कह रहा है आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी, यानी कि कोई पद अचानक रिक्त हो गया तो उसको हम कैसे भरेंगे। आरती जी, पूजा जी, बिल्कुल जी, नमस्कार, राधे राधे जी, है ना। तो आकस्मिक रिक्तियों को भरा कैसे जाएगा, तो ये लोग, ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने धारा नहीं पढ़ी। अब धारा आपको ध्यान रखनी है कि धारा नंबर 27 के अंदर स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि भैया आकस्मिक, यानी कि मान लो कि कोई पद अचानक रिक्त कैसे हुआ, मान लो जी की कोई व्यक्ति था, पद पे बैठा हुआ था, भगवान ना करे ऐसा हो कि वो ऊपर सटक गया, चला गया, तो वो पद हो गया, यानी कि वो अचानक किसी को पता थोड़ी था कि पद रिक्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 6 महीने के अंदर आकस्मिक स्थिति में पद रिक्त होने पर अब क्या व्यवस्था की है वो यहां पर लिख रखी है। पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर उपचुनाव करवाया जाएगा, उपचुनाव होगा, ठीक है, क्या होगा, उपचुनाव होगा वहां पर, यानी कि कोई पद रिक्त हो गया तो उसके लिए क्या होगा, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा। अब यहां पर और भी कंडीशन देखनी है कि जितने समय के लिए समय बचा है, उसका कार्यकाल बचा है, उतने समय के लिए ही उपचुनाव होगा, ठीक है। तो ये बात भी लिख सकते हैं, यहां पर स्पष्ट रूप से लिख रखी है, जितना कार्यकाल शेष है, जितना कार्यकाल शेष है उसी के लिए उपचुनाव होगा, उसी के लिए उपचुनाव होगा। अगली बात मैं आप लोगों को लिखूं, इसी में एक बात और ध्यान रखनी है, ये बात पहली समझ में आई, रिक्त हो गया तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाया जाएगा। उपचुनाव की बात करें, सहवाग जी नमस्कार, वेलकम है, धुआंधार वेटिंग याद है आपकी हमें, है ना। अगर बात करें जितना कार्यकाल शेष है उसी समय के लिए उपचुनाव होगा, यानी कि मान लो कि 3 साल तक उसने कार्यकाल किया, 3 साल बाद वो सटक गया या फिर त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष के लिए ही चुनाव करवाया जाएगा, ये बात भी यहीं पर लिखी गई है। अगली बात और क्या लिखी गई है, तो ये भी ध्यान में रखनी है, मान लो कि कार्यकाल उसने 5 साल का कार्यकाल होता है इनका, ये बात हम पढ़ चुके हैं, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। अब मान लो कि इसने 4 वर्ष और 6 माह तक तो कार्यकाल किया, और 6 माह बाद इसने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया या फिर सटक गया, तो ऐसी स्थिति में आपका उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि अगर 6 महीने ही शेष बचते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं करवाया जाएगा, उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। सर मेरा, ओहो भाई साहब, अब इसका तो क्या इलाज ही करें, ठीक है, इसका तो इलाज भी नहीं है भाई साहब, है ना। चलो जी, तो इसके लिए तो आपको मेडिकल स्टोर जाना होगा। अगली बात करते हैं कि हमने क्या कहा आपसे, अंतिम
6 माह में, अंतिम 6 माह में उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा। अंतिम 6 माह में उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा। बात क्लियर। अगली बात करें हम लोग धारा नंबर 28 की बात करें। इसमें क्या है? निर्वाचन अपराध। भाई क्या है? निर्वाचन अपराध है। इसका मतलब क्या है? निर्वाचन अपराध का मतलब क्या है? तो आपके एक प्रतिनिधि एक्ट भी बनाया गया था पहले 1951, संसद के द्वारा बनाया गया था 1951। तो यहां पर भी क्या लिखा? जिस प्रकार से हमारी संसद ने एक्ट बनाया था वही आप पर भी लागू होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ सर? क्या कहा आपने कि निर्वाचन अपराध? आपने तो ये कह दिया 1951 में हमने एक अधिनियम बनाया था संसद के अंतर्गत, और वही अधिनियम यहां पर लागू होगा। देखो जहां तक कम हो जाएगा तो बिल्कुल जी ध्यान रखना, जहां तक मेरा अंदाजा है कोर्ट क्या करता है, ऐसे प्रश्नों को क्या करता है, वो डिलीट ही मारता है। यानी कि क्या कर देता है वो डिलीट। आपके जो नंबर दिए जाएंगे वो जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन के अंदर से मान लो कि 4 क्वेश्चन वो क्या कर दिया, जैसे कि मैंने आज आपको जीके के 5 क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन से डिलीट कर दिया उसने मान लो, तो 5 में से यानी कि आपके 145 में से ही वो क्या निकालेगा? कट ऑफ निकालेगा। उनको बिल्कुल ही डिलीट करता है। ना तो आपको बोनस देता है ना कुछ कहता है, आपसे सीधे से उनको क्या कर देता है? डिलीट ही कर देता है। तो उसको सही में हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपका सही है तो, क्योंकि वो डिलीट मारता है अधिकतर। अगर गलत क्वेश्चन को आपको राइट कर रखा है तो ये किस्मत मानो कि वो हट ही जाएगा क्वेश्चन ही। ठीक है, अब आ जाओ हमारी बात करते हैं। चलो अगली बात करते हैं हम लोग यहां से कि निर्वाचन अपराध की हम बात कर रहे थे कि निर्वाचन अपराध क्या होता है। तो निर्वाचन अपराध मैंने कहा जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने गलत इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है, तो गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो उसको सजा का प्रावधान होगा। क्या बताऊं फिर से क्या बतानी है बताओ। मैंने कहा निर्वाचन अपराध के बारे में कि 1951 के अंतर्गत एक एक्ट आया, और वो एक्ट लाया गया था संसद के द्वारा कि और भी तो वहां पर चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों में कोई गलती करता है, यानी कि आपने जैसे कि आपको इलेक्शन लड़ रहा है, आपने क्या की वहां पर झूठी सूचनाएं दे दी, तो इसके संदर्भ में क्या किया जाएगा? तो इस संदर्भ में आप लोगों को दंडित किया जाएगा, और दंडित के लिए क्या किया जाएगा? तो 6 महीने का आपको कारावास दिया जा सकता है। अगर वहां पर आपने कोई भी गलत सूचना दी है, जैसे कि शौचालय का, आपके घर में शौचालय नहीं है और आपने शौचालय का प्रमाण पत्र दे दिया कि मेरे घर में तो शौचालय है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर आप लोगों को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। किसके द्वारा? हमारे कोर्ट के द्वारा। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है 2000 5000 फाइन यहां पर नहीं। ठीक है, यहां पर फाइन का कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ है केवल क्या किया जाएगा? आपको 6 माह का कारावास दिया जा सकता है। तो फाइन वाली बात यहां पर नहीं लिखी हुई जी। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? चलो जी 1 मिनट जनाब। अब सही है ना? निर्वाचन अपराध की हम लोग बात करें तो आपको पता है कि संसद द्वारा जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जारी कर रखा है, और यह अधिनियम नगर पालिका में भी लागू होगा। नगर पालिका में भी लागू होगा। अब यहां पर करें कि इसमें क्या होगा, यानी कि कोई व्यक्ति गलत सूचना देता है अगर किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? गलत सूचना दी जाती है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? यहां पर अगर किसी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना दी जाती है, सूचना दी जाती है दी जाती है
पूजा राव जी, यूआरओ की टेंशन ना करिए, टेंशन छोड़ दीजिएगा, आप पार्ट ए को तैयार करें, पार्ट बी यहां से पढ़ लेना और मैं क्वेश्चंस कराऊं उनको कर लेना। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा खुद के ऊपर जब पेपर सॉल्व करोगे उस समय, ठीक है। सूचना दी जाती है तो इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट की जगह आप लिखो 1951 के एक्ट के द्वारा, तो 1951 के एक्ट के द्वारा, एक्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। एक्ट के द्वारा 6 माह का कारावास अथवा आर्थिक जुर्माना देकर दंडित किया जा सकता है, देकर दंडित किया जा सकता है, समझ में आई बात। यानी कि आपकी धारा नंबर 28 कहती है कि अगर निर्वाचन के संबंध में आपने कोई गलत सूचना देकर वहां पर अंकित करवा दिया गया है तो इसके बाद आप लोगों को क्या किया जाएगा कि एक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 संसद के द्वारा जारी कर रखा है और इसी अधिनियम को नगर पालिका में भी मान्य किया जाएगा और इसके अनुसार आपको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे की बात करें, अगला क्या है, हमारी अगली धारा कौन सी है, तो धारा नंबर 29 की बात करें, भ्रष्ट आचरण, यानी कि यहां पर दे रखा है भ्रष्ट आचरण किसको कहोगे आप, भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत क्या किया जाएगा। तो मैंने कल भी आप लोगों को कुछ बातें बताई थी और यहां पर भी वही बातों को हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कि भ्रष्ट आचरण का दोषी अगर पाया जाता है किन स्थितियों में, जैसे कि आपने रिश्वत दी हो, जैसे कि आपने जबरदस्ती, जैसे कि आप चुनावों में होता क्या है, चुनावों में क्या होता है, देखो अपनी ये बातें अपन को फेंकना नहीं आता, जो हकीकत है वही बोलना आता है, सीधी सी बात है। अक्षय जी देखो मैं अभी आपको कुछ कहूं, क्या आपको हकीकत नहीं पता होगी, कौन नहीं जानता, ठीक है, हकीकत सबको पता होती है, तो अपन हकीकत वाली दुनिया में ही रहते हैं और वही अच्छी लगती है, झूठ बोलना नहीं आता हमें, ठीक है, जैसा है वैसे है, ठीक है, आपके सामने है। अब यहां से बात करें हम भ्रष्ट आचरण की, जैसे कि मैंने कहा भ्रष्ट आचरण कैसे, जैसे कि मान लो आपने किसी को रिश्वत दे दी, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, कोई व्यक्ति क्या होता है इलेक्शन में आपने देखा होगा, इलेक्शन के अंदर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, गांव के अंदर तो खासकर क्या किया जाता है कि मान लो एक कैंडिडेट खड़ा होना चाहता था और तो दूसरा कैंडिडेट क्या करेगा, उसको बिठा देगा पैसे देकर कि ले पैसे ले पर तू खड़ा मत हो क्योंकि मेरे वोट काटेगा तू। अगर इस प्रकार से कोई पाया जाता है तो वो भ्रष्ट आचरण के अंदर शामिल किया जाएगा। यानी कि मैं कह दूं रिश्वत दी हो, यानी कि रुपए पैसे बांटे हो, वही बात सारी किस में आ जाएगी, भ्रष्ट आचरण में आ जाएगी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से अगली बात कि किसी को पैसे देकर खड़ा कर दिया गया हो कि खड़ा हो जा तू उसकी वोट काटेगा इसलिए मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। तीसरी बात क्या हो सकती है, किसी को पैसे देकर बिठाया जा सकता है, तो ये वाली सारी ऐसी जो बातें आएंगी सारी की सारी बातें भ्रष्ट आचरण में आ जाएंगी। तो आप लोग समझदार है तो समझ जाएंगे कि कौन कौन सी स्थिति है, ठीक है। तो पहचान जाओगे, धारा नंबर कौन सी कर दोगे, धारा नंबर 29 हमको ऐड कर देनी है। 29 सीधे ही आते समझ में आना कि 29 यानी कि क्या, अरे भ्रष्ट गया है, तो भ्रष्ट हो गया, इसका तो दिमाग ही भ्रष्ट है सर। सब कट ऑफ की जारी हो जाएगी, कब तक कट ऑफ जारी हो जाएगी, तो प्रिया जी ध्यान रखना, कट ऑफ की हम बात करते हैं तो अप्रैल के अंतर्गत, अप्रैल में जहां तक है कि आपकी 15 अप्रैल से पहले पहले हो जाएगा काम आपका, ठीक है। आ जाओ अब यहां पर लिखते हैं किस किस को कहेंगे हम भ्रष्ट आचरण, नगर पालिका अधिनियम, या फिर सीधा लिखिए निम्न स्थितियों को भ्रष्ट आचरण के अंदर शामिल कर सकते हैं, भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। अब ध्यान है ना, शनिवार को कल हमारी 50 हो जाएंगे, यानी कि अध्याय नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अध्याय नंबर 2 के बारे में हम लोग कल के सेशन में ही, जहां तक जल्दी फ्री हो जाएगा 30-35 मिनट में, तो इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ में और परसों के दिन कोशिश करेंगे क्वेश्चनों की, ठीक है। आचरण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा कौन कौन सी, तो यहां पर लिखना रिश्वत देना, रिश्वत के अलावा कौन सी बात आ जाएगी यहां से आप लोगों की, किसी व्यक्ति को पैसे देकर
पैसे देकर चुनाव में खड़ा करना या बिठाना। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं बैठा हो, तो ये सारी बातें किस में आएंगी? भ्रष्टाचार में आएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति को मत देने से रोकना, किसी व्यक्ति को मत देने से रोकना कि भाई तू मत नहीं देगा, मत देने से रोकना, तो ये भी भ्रष्टाचार के अंदर आएगी, मत देने से रोकना। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें आप लोगों से, यानी कि चुनाव के दौरान इनाम के रूप में धन का लेन देन करना, वो जो बात बताई मैंने आपको, चुनाव में धन का लेन देन करना, धन का लेन देन करना। और एग्जाम्पल हम लिखें तो और एग्जाम्पल हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंतर्गत आगे की बात करें तो यहां से ध्यान रखना ठीक है। अगली बात लिख सकते हैं आपके धर्म जाति वंश आदि के आधार पर मत देने से रोकना, किसी के द्वारा अगर रोका जाता है मत देने से रोकना, तो ये सारी बातें कहां पर आ जाएगी? तो आपकी ये सारी की सारी बातें भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। नहीं जी, क्लास लेंगे आज, टेंशन मत करो सर, पीडीएफ डाल देना। जी बिल्कुल पारसर जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगली बात करें, मतलब क्लास में नहीं रहोगे, है ना? बिल्कुल जी। मनु शर्मा जी बिल्कुल नमस्कार, देखते हैं कितने क्या है भाई। क्लास में अंदर रहोगे तो मुझे भी तो पढ़ाने का मजा आएगा, नहीं मैं भी फॉर्मेलिटी करने लग जाऊंगा भाई। आप जैसे कि पीडीएफ मिल जाएगी, सर लिख तो रहे हैं, सारा कुछ वहां पर मिल जाएगा, है ना? हलवा मैं बंद कर दूंगा पीडीएफ लेना, जो ऑनलाइन दिखेगा ना पर्सनल भेजूंगा उसी को। ठीक है, जो मुझे क्लास में दिखाई देगा ना कि हाँ पारा सर है तो इसको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है, किरण है इसको भेज दूंगा पर्सनली, मीनू को भेज दूंगा। कल से ऐसा ही करना पड़ेगा भाई, तभी आएंगे ये लोग लाइव, है ना? ये जो पीडीएफ मिलेगी ना उन्हीं को मिलेगी जो प्रेजेंट दर्ज करवाएंगे यहाँ पर कि सर मैं प्रेजेंट हूं, उन्हीं को दूंगा कल से, है ना? और किसी को नहीं देने वाला। अगली आपकी की निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता, यानी कि किन मामलों के अंतर्गत जो आपका न्यायालय है वो क्या होगा, हस्तक्षेप करेगा इसमें, और किसमें नहीं करेगा। तो दोनों ही आपके ध्यान रखनी है। 30 में तो क्या है, न्यायालय की अधिकारिता है, और यहां पर निर्वाचन याचिका है। तो 30 की बात करते हैं तो 30 के अंतर्गत क्या है कि न्यायालय कहां कहां पर आपको चुनौती दे सकता है, कहां कहां पर नहीं देगा, तो इनके बारे में उल्लेख किया गया है आपकी 30 के अंतर्गत। ठीक है, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता कहां कहां पर अधिकारिता होगी? अच्छा पीएसएस, हाँ बिल्कुल शाबाश। तो यहां से ध्यान रखें हम लोग निर्वाचन के संबंध में, निम्न मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब कौन कौन से में नहीं करेगा जरा सोचो एक बार, आप लोग पढ़ चुके हो। हस्तक्षेप नहीं करेगा, कौन कौन से ऐसे मामले होंगे जिनमें आपका जो न्यायालय है ना वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा? यानी कि जहां जहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि जहां जहां पर आपकी राज्य सरकार आ रही है वहां पर कौन न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कहा परिसीमन, भाई परिसीमन करना है, किसी नगर पालिका का परिसीमन करना है, तो उसके अंतर्गत क्या न्यायालय आएगा कि राज्य सरकार आएगी? तो राज्य सरकार करेगी परिसीमन, तो वो वाली बात यहां पर नहीं आएगी, तो उसको यहां पर एंट्री कर दो। यानी कि नगर पालिका का परिसीमन, परिसीमन ये किसके अंदर नहीं आएगा? ये आपके न्यायालय के अंदर नहीं आएगा। अगली मैं बात करूं आप लोगों से तो सीटों का जो आवंटन किया जाता है, सीटों का आवंटन कौन करती है? राज्य सरकार करती है, तो ये भी नहीं आएगा सीटों का आवंटन। ठीक है, अगली बात हम कौन सी लिख सकते हैं यहां से? तो मतदाता सूची से संबंधित कोई भी मामला है वो राज्य सरकार के पास जाता है। मतदाता सूची से संबंधित मामला, तो ये भी किसके अंदर नहीं आएगा? आपके न्यायालय के अंदर नहीं आएगा। यही आपसे आपकी जो धारा है यानी कि सेक्शन नंबर आपका 29 है कि सॉरी 30 है, वो यही बात बताता है आपको
तो यहां से क्या क्या बात आता है कि वही जो परिसीमन किया जाएगा वो इसके अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि ये अंडर में आता है राज्य सरकार के। अगली बात मैंने बताई आप लोगों को, जैसे कि आपकी मतदाता सूची है, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ करना है तो ये भी कहां पर जाएगा, आपके राज्य सरकार के पास जाएगा। इसमें कहा कि सीटों का जो आवंटन किया जाएगा वो भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसमें भी ये भी अपने अनुसार राज्य सरकार कर लेगी। तो ये सारी बातें आपकी आएगी आपके सेक्शन नंबर 30 के अंदर। अगली बात करते हैं अगली सेक्शन की, निर्वाचन याचिका। हम कहें कि निर्वाचन याचिका किसको कहेंगे हम लोग, निर्वाचन याचिका। मेहनत कभी खराब नहीं जाती, हाँ जी बिल्कुल, मेहनत तो कभी खराब नहीं जाती भाई आपकी, ठीक है। तो यहां पर ये 31 के अंतर्गत, 31 के अंतर्गत भाई यहां पर थोड़ा सा इसको 31 के 2 की जगह लिखना चाहिए था, इसको यहां से काटो, यहां से हम लिखते हैं 31 की। आपकी धारा नंबर 31, धारा 31 में क्या है, यानी कि कौन कौन से मामले हैं जो न्यायालय में जाएंगे। 31 में लिखा हुआ है न्यायालय में जाने वाले मामले, यानी कि 30 के अंदर तो क्या है कि कौन कौन से मामले नहीं जाएंगे, और जो न्यायालय में जाने वाले मामले हैं वो सारे के सारे 31 के अंतर्गत है। कौन कौन से न्यायालय में मामले जा सकते हैं नगर पालिका के संबंध में, तो उनकी एंट्री यहां पर हमें करनी होगी धारा नंबर 31 के अंतर्गत। तो कौन कौन से मामले हैं, जैसे कि मैंने बताया जिसकी एज 21 ही नहीं है और उसको कहां पर कर लिया गया, उसको चुनाव में शामिल कर लिया गया, यानी चुनाव लड़वा दिया गया, तो ऐसा मामला न्यायालय में चला जाएगा। यानी कि जिसको मत देने का अधिकार नहीं था, 18 वर्ष का आयु का था नहीं, फिर भी उसने मत दे दिया, तो ये मामला कहां पर जा सकता है, न्यायालय के अंदर जा सकता है। तो ये सारे के सारे मामले ऐसे कहां पर जाएंगे, आपके न्यायालय में जाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर कि न्यायालय में जाने वाले मामले कौन कौन से हैं, तो यहां पर मत देने के संबंध में, देने के संबंध में मामला, ठीक है। आपको समझा दिया मैंने कैसे, कि मान लो ये एज ही नहीं है उसकी, फिर भी वो मामला आ गया। कोई व्यक्ति चुनने लायक नहीं था, कोई व्यक्ति चुनने लायक, यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सा वर्ड लिखे तो अयोग्य था। कोई व्यक्ति जो अयोग्य था उसे चुनाव में शामिल किया गया, अयोग्य था जिसे चुनाव में शामिल किया गया। अपनी लैंग्वेज में मैं लिखवा रहा हूं सारी बातें। अयोग्य था जिसे चुनाव में शामिल किया गया, चुनाव में शामिल किया गया, तो वो भी अयोग्य हो गया व्यक्ति, शामिल किया गया, वो भी कोर्ट में मामला जा सकता है, ठीक है। अगली बात हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, नामांकन अनुचित प्रकार से भरा गया हो, अनुचित प्रकार से भरा गया हो तो भी मामला कहां पर चला जाएगा, कोर्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किसी उम्मीदवार के मतों को गलत प्रकार से खारिज कर दिया गया हो, गलत प्रकार से खारिज कर दिया गया हो, खारिज का मतलब समझते हो ना, खारिज कर दिया गया हो। जैसे होता नहीं है क्या, मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम बात करें हमारे चुनाव हुए, वहां पर आपको पता है कि एक एक कैंडिडेट सबका होता है। अब मान लो कि किसी उम्मीदवार के मतों को गलत प्रकार से क्या कर दिया, खारिज। अब वहां पर बहुत सारे मत थे, लेकिन वहां पर जबरदस्ती वहां पे जो अधिकारी थे उनके द्वारा कि भाई ये मत नहीं लगेगा, ये मत नहीं लगेगा, इस प्रकार से अगर खारिज किया जाता है तो वो व्यक्ति कहां पर किसकी शरण ले सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। यही बात आपको यहां पर बताई गई है, ठीक है। अगली धारा की हम बात करते हैं, अगली धारा कौन सी, आपकी निर्वाचन याचिका की बात करें, या फिर हम बात करें आपकी जिला न्याय 32 के अंदर जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें जो हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको तो क्रॉस कर देना, ये जो आपकी इसको क्रॉस कर देना, निर्वाचन याचिका, ठीक है। ये निर्वाचन याचिका इसी के अंदर हम शामिल कर सकते हैं, इसी को हम निर्वाचन याचिका बोल सकते हैं, निर्वाचन याचिका बोल सकते हैं, ये निर्वाचन के संबंध में। इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहां से। अगला है कि आपकी धारा नंबर 32 क्या कहती है, जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें, यानी कि जिला जो न्यायाधीश है उसके आदेशों से ही अपीलें की जा सकेंगी। क्या कह रहे हो भाई, आपकी अगली जो धारा है वो धारा नंबर 32 है। धारा नंबर 32 आप लोगों से क्या कहती है कि जिला न्यायालयों के आदेशों से अपीलें, यानी कि कहना क्या चाह रही है ये,
तो ध्यान रखना कि उच्च न्यायालय में जिला जो न्यायालय इसके खिलाफ आपको जाना है तो कहां पर आप जा सकते हो, आपके उच्च न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है, जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें कहां पर की जा सकती है, तो जिला न्यायालयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है। ठीक है, अगली बात हम करें यहां से, ठीक है, यहां पर कहा जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि क्यों अपील की जरूरत पड़ी सर में ऐसा चलो ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर कहना क्या चाह रहा है। मान लो कि हमारी कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, हम आपके जिला न्यायाधीश में गए, सबसे पहले कोर्ट में अपील करने के लिए गए, लेकिन वहां से हम खुश नहीं है, हम कहां पर चले गए, उच्च न्यायालय में चले गए। तो उच्च न्यायालय की जैसे ही हम लोग बात करेंगे जैसे हम लोग उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के अंदर क्या करेंगे, जाकर अपील करेंगे हम, हमारे जो मामला है, तो उच्च न्यायालय इसके संदर्भ में क्या करेगा, वो ध्यान है ना, इसके खिलाफ अगर कहां पे, अगर जिला न्यायालय इसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो आपको केवल 30 दिन के अंदर ही कर सकते हो, यानी कि इससे ज्यादा नहीं। इस बात का उल्लेख किया गया है आपकी धारा नंबर 32 के अंदर। अगली बात क्या भी लिखी गई है कि यहां पर जो निर्णय देगा आपका उच्च न्यायालय, उसके लिए भी बाध्यता की गई है, उसको भी 3 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, निर्णय देना ही पड़ेगा, 3 माह के अंदर। तो ये सारी जो 3 बातें हैं वो कहां पर लिखी हुई है, आपकी धारा नंबर 32 के अंदर लिखी हुई है। पहली धारा तो कहती है कि 30 दिन के अंदर ही वहां पर आप कोर्ट के अंदर किसके खिलाफ जाना है, आपको जिला न्यायालय के खिलाफ जाना है, तो वहां पर आप उच्च न्यायालय में शिकायत कर सकते हो 30 दिन के अंदर। ठीक है, 30 दिन आपको दिए जाएंगे। इसके बाद निर्णय भी लेगा तो वो 3 माह के अंदर निर्णय लेकर आपको सुझाव दे देगा। इस बात का उल्लेख किया गया है आपके धारा नंबर 32 में, तो इनको यहां पर एंट्री करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं कल आपकी जल्दी हो जाएगी, तो मैं यहां पर आपको 50 सॉरी आपकी मैंने कहां से पढ़ाई थी, धारा नंबर 3 से लेकर 50 तक हम लोगों ने इस भाग में पढ़ी थी, भाग नंबर 2 के अंदर, तो इनकी हम प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे ताकि आपको सारी की सारी याद भी रहे। अगली बात करते हैं, लेकिन पीडीएफ मैं उसी को दूंगा जो लाइव क्लास के अंदर आएंगे, मुझे ध्यान है एक एक का, क्योंकि पीडीएफ मिल ही जाती है तो टेंशन नहीं, क्या बाद में पढ़ लेंगे, धारा ही तो है, बस समझ लेंगे, क्योंकि आराम से समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं यहां पर आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आप बुक में पढ़ोगे तो ये लैंग्वेज बिल्कुल ही नहीं मिलेगी आपको अधिकतर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, जिला न्यायालय के विरुद्ध सॉरी आपका कौन सा कोर्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील 30 दिन के अंदर करनी होगी, 30 दिन के अंतर्गत करनी होगी, अंतर्गत करनी होगी। ठीक है, अगली बात मैंने बोली आपका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी 3 माह के अंतर्गत, 3 माह में अपना निर्णय आपको दे देगा। ठीक है, इस बात का उल्लेख आपकी धारा नंबर 32 के अंदर किया गया है। ठीक है, अब बच्ची कुची आपकी जो 18 धारा है इनको कल जल्दी कर लेंगे आते ही, और इसके बाद हम लोग करेंगे आपकी किसकी, आपके अध्याय नंबर 3 की बात करेंगे। अध्याय 2 कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक अध्याय हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपके 8 अध्याय और बचेंगे, इनको भी हम जल्दी धीरे धीरे कर लेंगे और स्पीड बढ़ाते हुए करेंगे। अब तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।